तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बिहार बोर्ड के तैयारी में अपने पूरी जोर से मेहनत कर रहे होंगे। दिन रात एक करके आप बिहार बोर्ड के तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले सेशन से हम आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं। बताए थे कि आप लोगों को पिछले दिन बताए थे कि आप लोगों के लिए बिहार को एग्जाम में आप लोगों के लिए एक अच्छा सा शेड्यूल तैयार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो फाइनली वो जो है आज हमारा पूरा हो गया है और आप लोगों को हम पिछले वीडियो में सब कुछ तो बता ही दिए थे। तो जैसा जैसा बताए थे आप उसी के हिसाब से आप लोगों को चलना पड़ेगा, क्योंकि समय आप बहुत कम बचा है। क्योंकि इतने समय में ना तो पूरा बुक को अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, ना ही फिर क्वेश्चन आंसर लगा पाएंगे। दोनों में अगर टाइम ज्यादा लग जाएगा तो इससे अच्छा है हम क्वेश्चन आंसर पर डायरेक्ट चलेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, जितना भी सब्जेक्टिव होगा, सबको मतलब एक सेशन के माध्यम से चलेंगे, जो कि 10 भी हो 20 हो, जितने भी जब तक हो पूरा खत्म ना हो तब तक हम लोग चलते रहेंगे। तो आप लोग पिछले वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिए। वहां पर पूरी जानकारी हम आप लोग के लिए बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा सेशन। तो कैसे है आप लोग बता दीजिए, अपने भाई बहन में शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026। जितने भी मेरे भाई बहन मैट्रिक का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उन सभी के लिए सेशन शुरू हो जाएगा, जो कि सामाजिक विज्ञान है, जिसको अंग्रेजी में सोशल साइंस कहा जाता है। इसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है इसमें। ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब कि हिस्ट्री, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, और साथ में मतलब पूरा सोशल साइंस का इसमें ऑब्जेक्टिव मिक्सिंग रहेगा। या कि मॉडल सेट में रहता है, जैसे मिक्सिंग रहता है वैसा ही इसमें सबसे आसान भाषा में समझे, जो कि पार्ट 1 होने वाला है हम लोगों को। क्योंकि अब शुरू कर रहे हैं तो पार्ट 1 है, और इसके बाद जो है जैसा कि सेशन शुरू हो रहा है कि ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना कि बिहार में पूछे जाएंगे, सारा के सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को इस चैनल पर बताएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को बताएंगे, और यहाँ पे सोशल साइंस का बताएंगे, उसके बाद मैथ का बताएंगे, और उसके बाद जो हिंदी है उसको सब हिंदी मैथिली जो भी है सबका बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों के लिए सेशन पहुंचता रहेगा। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। और इसके बाद क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से फायदा यह होता है, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग सब्जेक्टिव अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको चुटकी में बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, लगाते चलेंगे। आप बताए थे कि मॉडल सेट आप लोगों को खरीद लेना है, इसी प्रकार से आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खरीद लीजिएगा, आपका जो मन करे खरीद लीजिएगा, आप बताएंगे तो नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, और देखिए पहला है हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद जो सब आएगा हम सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। चलिए आगे है पहले क्वेश्चन पर। तो आप लोग बताइए फटाफट से, और अपने आप कॉपी कलम लेके बैठिए। यहाँ से मतलब गेस क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, पूरा बिहार में पूछे जाने लायक हो गया वैसे क्वेश्चन हम आप लोग को बताने वाले हैं। हिस्ट्री के जितना भी है 4 5 10 जो भी है हिस्ट्री का हम आप लोग को लाए हैं, क्योंकि ये सीजन चलता रहेगा जब तक आप लोगों को जितना पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म ना हो जाए तब तक के लिए चलता रहेगा। क्योंकि टारगेट बैठ हम लोग बताए थे आप लोगों को, टारगेट है मेरा 2026 का टारगेट बैठ, आप समझ लीजिए इन सब पर। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर के यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बताइए। यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बताइए। तो चलिए पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी फ्रांसीसी क्रांति के बाद, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के विचार फैले। भ्रष्टाचार होगा यहाँ पर, तो भ्रातृत्व का विचार फैले। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वतंत्रता, समानता और भ्रष्टाचार के विचार फैले। नेपोलियन के शासक आर्थिक एकीकरण, समान कानून और शिक्षा ने भी राष्ट्रवाद को
बढ़ावा दिया। अब यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण आप समझ गए, जो कि नेपोलियन था उस समय का शासन, वो आर्थिक एकीकरण और समान कानून, जो कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए। ऐसा कि नहीं है जो दलित वर्ग है उन लोग के लिए ज्यादा अत्याचार होगा, जो हाई वर्ग है उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, जो कि नेपोलियन के शासन में ऐसा कुछ नहीं होता था। और शिक्षा पर भी नेपोलियन है अपना योगदान दिया है, इसे यही से जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे पहला नंबर क्वेश्चन का। तो आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा और अपने नोट्स बनाते चलेगा, क्योंकि आप इसे अगर एग्जाम के टाइम में ये नोट आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर वहाँ जब एग्जाम टाइम आता है तो विद्यार्थी सबका जो है दिमाग काम नहीं करता है कि भैया क्या पढ़े क्या नहीं। तो अगर आप लोग हम बताते हैं, जितना बताते चलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिएगा, तो आप लोग के लिए उस समय रिवाइजिंग करने का समय बहुत फास्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर समय तो बहुत सीमित रहता है, जब जैसे एग्जाम नजदीक आता है धड़कन तो बढ़ता है। तो आप लोग कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, आप जितना क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोग नोट करते चल रहे हैं। तो चलिए पहला नंबर हो गया, चलिए आप चलते हैं अगला क्वेश्चन पर हम। और अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन यह है कि 1857 के क्रांति के प्रमुख कारण लिखिए। 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका प्रमुख कारण लिखने के लिए बोल रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग बताए कि सैनिक में असंतोष, सैनिकों में असंतोष, कारतूतों से विवाद, कारतूतों से सैनिकों में क्या हुआ, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो सैनिक सत्ता उस समय असंतोष आ गया। मतलब जो उस समय का जो शासन काल चल रहा था वो सैनिकों के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बोल सकते कठिनाई का सामना करना, इसीलिए सैनिकों में क्या हो गया, असंतोष का भड़ाव फैल गया। उसके बाद राजनीतिक कारण, राज्य परप नीति, राजपरप नीति, राजनीतिक कारण भी हो सकता है। 1857 की क्रांति का कारण यह एक और कारण है कि राजनीतिक कारण, उस समय के कारण जो राजनीतिक बहुत ज्यादा हाई हो गया था उस समय, तो राजनीतिक से सब कुछ हो करता था। चलिए और देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, समाज में रहने वाले लोग और धर्म पे चलने वाले लोग सब उस समय के शासन काल में। अब तो ज्यादा धर्म पे बात विचार नहीं होता है, पहले के समय में धर्म पे बहुत ज्यादा विवाद हुआ करता था और समाज में जो दलित वर्ग रहता था उन लोगों को नीचा दबाया जाता था, हमेशा उस लोगों को नीचा दबाने की कोशिश किया जा रहा था। यह है कि 1857 क्रांति हो जाएगा एक कि सामाजिक और धार्मिक कारण भी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि आपसे ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए बनने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव तो बन ही रहा है। इसमें क्या है, ये पहला कारण हो गया, ये दूसरा कारण हो गया, ये तीसरा कारण हो गया और ये चौथा कारण हो गया। चलिए आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण यह बहुत ही बड़ा 1857 की क्रांति में हुआ था कि आर्थिक शोषण बहुत उस समय में ज्यादा हो, इसका भी मान लीजिए आर्थिक स्थिति कम है और वो लोग क्या करेगा बेचारा। तो उस समय का जो नीति राजनीति था वो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं था, बहुत ही बुरा था। यही है कि आर्थिक शोषण, जो भी कम वर्ग के लोग होते थे, दलित वर्ग के लोग होते थे, उन लोगों के लिए क्या बहुत ही अत्याचार किया जा रहा था उस समय के शासन काल में। यह भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम थी, यह भारत की क्या पहली स्वतंत्रता संग्राम थी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन गया है, देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइन बना दिया है कि यह भारत की सबसे पहली स्वतंत्रता संग्राम है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या कि यह भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम क्या है, सॉरी स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति कब हुआ था, भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति कब हुआ था। तो जाहिर सी बात कितना हुआ था, तो 1857 में हुआ था, 1857 क्रांति आप लोग याद रखेगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, 2 नंबर हो गया, चलिए तीसरे नंबर पे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए तीसरे नंबर पर हम लोग आ गए हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए और नोट ज्यादा फास्ट में नोट्स बनाने की कोशिश करिए नोट्स, क्योंकि अब समय भी उतना जितना आप फास्ट कीजिएगा उतना ही आप लोग के लिए ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि जितना आप लिखिएगा उतना आपका राइटिंग भी बनेगा, आप लिखने से ही आपका राइटिंग बनेगा। लिखता है क्या है, कोई भी स्टूडेंट होता है कि कॉपी में देख के लिखते हैं, ऐसा कभी गलती मत करना है कॉपी में देख के लिखते हैं, आपका राइटिंग तो सुधार हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर आप देख के लिखेंगे तो राइटिंग आपको सुधार हो जाएगा, बट
आपका जो एग्जाम का समय है आप लोग को बहुत सीमित है, इसीलिए आप कॉपी में देख के मत लिखिए, आपको जो दिमाग में जो क्वेश्चन आंसर चल रहा है उसको आप लिखिए। उसको लिखने से आपका पहला काम यह हो जाएगा कि आपका जितना भी क्वेश्चन होगा आपके लिए वो क्या है, जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए पूरा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। और दूसरा काम क्या हो जाएगा, आपको लिखने का तरीका भी बदल जाएगा। तो क्या करना है, तो किताब में देख के नहीं, अपना क्वेश्चन आंसर को देख के लगाना। चलिए, असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए। असहयोग आंदोलन, चलिए असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो चलिए अब इसका देखते हैं कि गांधी जी ने 1920, गांधी जी ने कब, यहाँ से पता चलता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था। कब चलाया था मेरे भाई, तो 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव, पहले हम आपको बोले थे अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं आपको ऑब्जेक्टिव बनना शुरू हो जाएगा। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकल के जाता है। और बच्चे लोग क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव को भागता है। ऑब्जेक्टिव अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव भी आप लोग के बहुत लगभग तो नहीं तो 40 से 50% अगर सब्जेक्टिव पूरा पढ़े हैं आप, 40 से 50% ऐसे ऑब्जेक्टिव होगा जो आप बिना ऑब्जेक्टिव पढ़े बना सकते हैं। इसीलिए सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अगर सब्जेक्टिव नहीं पढ़ता है तो पास तो हो जाता है कैसे भी करके पास। तो सब्जेक्टिव जो विद्यार्थी का जिसका सब्जेक्टिव बेसिक तेज रहता है तो वो देखिए कभी भी अपना एग्जाम में 400 प्लस नंबर लेके आता है, 450 तक नंबर लेके। इसीलिए आप लोग सब्जेक्टिव पर भी फोकस करना है। ऐसा बात नहीं है कि सब्जेक्टिव फोकस कीजिए, साथ साथ ऑब्जेक्टिव पर भी फोकस करेंगे। चलिए, गांधी जी ने 1920 में यह असहयोग आंदोलन चलाया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था, तो 1920 ईस्वी में। लोगों ने विदेश वस्त्रों का बहिष्कार किया। सरकारी लोगों ने क्या किया था, विदेशी वस्त्र, विदेशी कपड़ा जो था, विदेशी सामान था, उस पर लोगों ने क्या, गांधी सब मिलकर क्या किया ना, वो इसका आंदोलन शुरू किया। और देखते हैं इसके नीचे में और भी होगा। हाँ, इसके नीचे में और भी है। देखिए लोगों ने क्या किया, विदेशी जो कपड़ा था उस सब पे बहिष्कार किया। अब विद्यालयों अदालतों और दफ्तरों से त्याग पत्र दिया। विद्यालय आंदोलन और दफ्तरों से त्याग पत्र दिया। उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था। वह जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वह स्वराज प्राप्त करना था उसका मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य मेरे भाई, तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो स्वराज प्राप्त करना था। यहाँ से एक और अभिव्यक्ति आपको देखने को मिल रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, वो था कि स्वराज प्राप्त करना था। वो क्या है, अपना खुद का शासन प्राप्त करना था। असहयोग आंदोलन इसीलिए चलाया गया था। चलिए, असहयोग आंदोलन आप लोग और समझ में आ गया होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए। गांधी जी ने 1920 में यह आंदोलन चलाया था। लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और सरकारी विद्यालयों, अदालतों और दफ्तरों से त्याग पत्र दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था और स्वराज प्राप्त करना था। चलिए, चौथे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। चलिए, पहले भारत छोड़ो आंदोलन के बारे कारण देख लेते हैं और इसके बाद क्या है उसका परिणाम। चलिए, 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। चलिए, यहाँ से भी आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव मिल गया। आप लोग क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्टिव मिलता है तो हाईलाइटर रख लीजिए, हाईलाइटर रख लीजिए। जहां पर मैं ये लाइन होगी हाईलाइट करने वाला, आप इस लाइन को क्या कीजिएगा, हाईलाइट करके रख लीजिएगा, है ना। हाईलाइट यहाँ देखिए, आप तो ऑब्जेक्टिव को तो नहीं लिख सकते हैं, हाईलाइट तो कर सकते हैं ना। 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। तो गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कब दिया था, तो 1942 इसमें गांधी जी ने अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज को जो भारत से छोड़ने भगाने का जो है नारा दिया था कब, तो 1942 ईस्वी में। चलिए, आज इस लाइन को आप हाईलाइट करके रख लीजिएगा। चलिए, आप भारत छोड़ो आंदोलन का कारण पढ़ते हैं। इसके बाद चलिए, कारण
भारत छोड़ो आंदोलन का कारण। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो क्या कीजिएगा, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो इसी बीच में छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। मेरा भी मन नहीं लगता है, मेरा भी मन करता है कि मेरे जितना भी बिहार के बच्चे हैं मैं इन लोगों को पढ़ाऊँ बताऊँ। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने अपने फ़ोन में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है सेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और अपने अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अब दोस्तों का भी पीछा न छोड़िए, दोस्तों भी हाँ भाई चलो अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे फ्री में सब कुछ पढ़ाया जाता है। यहाँ पे मतलब सब भाई फ्री ही है, तो कोई इसमें फी भी क्या, फ्री सब कुछ किए हैं। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे जो मैं अपना नोट्स तैयार करके मैं अपने हाथ से लिख के नोट्स जो इतना छोटा छोटा रहता है पूछे जाने वाले हैं गेस्ट क्वेश्चन, आप लोगों को लास्ट समय में जो गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल आप लोग अपलोड करेंगे। आप लोग के लिए एक हम व्हाट्सअप चैनल भी बना रहे हैं, आप लोग के अगर आप प्यार सपोर्ट रहा तो व्हाट्सअप चैनल बनाएंगे। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय मतलब जहाँ जो है लिखने के बाद टाइपिंग चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलते रहता है क्या लिखे है क्या नहीं लिखे, आप पे थोड़ा चलिए। द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ पे देखिए युद्ध है, युद्ध आप किसी लिखा गया, वही सब टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। चलिए, कारण द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की नीति है। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की नीति थी। ब्रिटेन जो था और द्वितीय विश्व युद्ध जब चला तो उसमें ब्रिटेन ने भारत पे बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ा था। इसके लिए आप क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो कारण समझ गए आपको कि ब्रिटेन ने भारत पर जो है बहुत असर मतलब बहुत घातक किया था, हमला किया था। इसके बाद जो है गांधी जी ने कर दे भारत छोड़ो, जितना भी अंग्रेज है जितना भी ब्रिटेन है सब कोई भारत छोड़ो, चलो अब हम लोग का स्वतंत्रता खुद दीजिए, हम लोग अपना शासन खुद चलाएंगे। कब, भारत छोड़ो आंदोलन। इसीलिए चलिए इसका परिणाम देखते, जब भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, हिंसा और स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा। जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया और चलाने के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के बाद जब भारत में जो अंग्रेजों की संख्या कम होने लगी, तब जब भारत पर बड़ा मतलब परिणाम हुआ, तो बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, मतलब जितने भी जो भी अंग्रेजी सब था उस सबको मतलब जो गिरफ्तार करके रखा गया, और हिंसा और स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा आई। तब स्वतंत्रता संग्राम जो बोल सकते हैं आप कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है अपने नियम नीति में बहुत ज्यादा सुधार आई, और उसके बाद जो है अपने सैनिक सब अपने समाज के लोग सब क्या हुआ अच्छे से जी। देखिए जब पहले के जो अंग्रेजों सब था वो हम लोगों पर बहुत सारा अत्याचार किया है, तब उसका परिणाम भी वो भुगतेगा जरूर। चलिए अब भुगत तो रहा है जरूर। चलिए 5वें नंबर पर हम लोग आएंगे। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण, औद्योगिकरण का किसानों और मजदूरों पर प्रभाव बताइए। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण का जब औद्योगिकरण हुआ तो किसान और मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखने, इसके बारे में जो है इस क्वेश्चन में बता रहा है कि औद्योगिक का किसानों और मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा है, आप लोग पढ़ने के बाद पता चल ही जाएगा। तो नई मशीनों के आने से परंपरागत कारीगर बेरोजगार हुए। जब औद्योगिकरण हुआ तो किसान और मजदूर जो भी पहले मशीन चलाता था, तो जब नई नई मशीनें जब आने लगी, जो भी कारीगर था जो भी मजदूर सब था उन लोगों को मशीन चलाने में दिक्कत होने लगी, बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। जब औद्योगिकरण के बाद किसानों लोग था वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो उन लोगों को मशीन चलाने में बहुत सारा दिक्कत आती थी। जो भी मजदूर वर्ग के लोग था उन लोगों के लिए बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और कृषि
कृषि कृषि वर्ग कृषि वर्ग को नगदी फसलों की खेती करनी पड़ी। तो कृषि वर्ग के लोग थे, उन लोगों को क्या करा, नगदी खेती करनी पड़ी। मजदूर वर्ग की स्थिति दयनीय हो गई थी। दयनीय मतलब बहुत ही, आप बोल सकते बुरा हो गया था, मतलब कमजोर हो गया था, उसका दयनीय स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। तो चलिए, आप लोग औद्योगिकरण का बारे में समझ गए, तो आप लोग चलेंगे हम आगे, और आप लोग नोट करते चलेगा। अगर आप लोग नोट नहीं कर पाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और समझने के बाद आप जब वीडियो खत्म होगा तब आप उसको लिख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आगे है हम भूगोल पर। इसके बाद कहाँ आगे मेरे भाई, इसके बाद आगे है भूगोल पर, ज्योग्राफी। चलिए, भूगोल पर हम आगे के जो कि हिस्ट्री का जो 5 क्वेश्चन था वो हम लोग देख लिए है। इसके बाद क्या पढ़ने हैं, भूगोल। चलिए, भूगोल पर आगे है, थोड़ा भूगोल भी पढ़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा मेरा है। चलिए, छठे नंबर पर भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजना लिखिए। भारत का जो प्रमुख जल विद्युत योजना है उसके बारे में लिखने के लिए बोला है। चलिए, पहला क्या हो जाएगा, तो पहले नंबर पर क्या है, हीराकुंड योजना, जो कि हीराकुंड योजना मतलब जल विद्युत परियोजना है, वो कहाँ पर है, हीराकुंड, जो कि ओडिशा में है। कहाँ पर है, ओडिशा में है। कहाँ है, ओडिशा में है हीराकुंड। पहला है वो हो गया। दूसरा हो जाएगा कि भाखड़ा नंगल। भाखड़ा नंगल कहाँ है, जो कि भाखड़ा नंगल कहाँ पर है, जो कि पंजाब और हरियाणा। भाखड़ा कहाँ है तो पंजाब में है, और नांगल कहाँ है तो हरियाणा में है। आप लोग नोट कीजिएगा, करते चलेगा साथ में ही। तीसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि रोड साइड होने के कारण आप लोग को नॉइज ज्यादा सुनने के लिए, चलिए कोई कॉम्प्रोमाइज कीजिए थोड़ा। इसके बाद नया सेटअप आप लोग के लिए बन रहा है। तो दामोदर घाटी, क्योंकि झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो सीमा है उसके निकट पे है। कहाँ है, जो झारखंड जो पश्चिम बंगाल की सीमा है उसके निकट में। चलिए, चौथा क्या हो जाएगा कि टिहरी उत्तराखंड में है। कहाँ पर है टिहरी, टिहरी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, हीराकुंड परियोजना जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ है। तो यहाँ से अगर आप हेडलाइन, यहाँ तो एक क्वेश्चन ही आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ से हर एक साल ना देखते हैं, हर एक वर्ष, वैसे भले 1-2 वर्ष छोड़ देता है बीच में, लेकिन इसमें से एक न एक तो रहता ही है। क्योंकि आप हेडलाइन ये मतलब ज्यादा भीविया हो गया क्वेश्चन, अगर ज्यादा भीविया हो। चलिए, इसको भीविया लगाते हैं। चलिए, आप लोगों को जो है लास्ट में गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, तो देखिएगा आप जितना अगर गेस क्वेश्चन हम बताएंगे, लगभग साइंस में कितना बहुत कम रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादा घबराइए नहीं कि ज्यादा दे देगा भैया, नहीं, बहुत कम मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि ऐसे गेस क्वेश्चन होगा बीच में से क्या आप लोगों को एग्जाम में इतना मिलेगा कि आप लोग कहिएगा वाह भैया, आप लोग तो कमाल ही कर दे। चलिए, इसका अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बढ़ेंगे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, 6 हो गया तो 7 पे हम लोग आएंगे सीधा। अरे नीचे में भी आ जाता है ना मेरे भाई। चलिए, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन क्या है और रोकने का उपाय बताइए। चलिए, पहले मृदा अपरदन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसको रोकने का उपाय बताएंगे। मृदा अपरदन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, मृदा अपरदन क्या है, कैसे होता है। चलिए पढ़ते हैं कि हवा और पानी द्वारा मिट्टी का बह जाना क्या कहलाता है, तो मृदा अपवर्दन कहलाता है। अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। क्या मृदा अपरदन क्या है, तो हवा और पानी, जैसे कि हवा चलते रहा रेगिस्तान में, देखिएगा हवा चलता है मिट्टी उड़ता है, हवा चल रहा है मिट्टी उड़ रहा है। तो इसे हवा और पानी, जब भी आप देखिए जहां से अगर पानी जा रहा होगा तो वहां पर देखिएगा नाला टाइप का बन जाता है। अगर रेगुलर उस पर पानी छोड़ेंगे, जरूर है मिट्टी को साथ में लेके जाएंगे, मिट्टी को बहा के
वो लेके जाएगा, जहां तक वो पानी जा सकता है वहां तक मिट्टी को जमा करेगा। तो मृदा अपरदन का कारण क्या है? तो हवा और पानी द्वारा जो मिट्टी का बह जाना है मृदा अपरदन का। चलिए इसको रोकने का उपाय के बारे में, मृदा अपरदन क्या है, इसको रोकने का उपाय बताइए। चलिए इसको रोकने का जो उपाय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसका नीचे में दिया गया है। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं इसके बाद। तो मृदा अपरदन को रोकने का उपाय देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पर। तो पहला हो जाएगा वृक्षारोपण। वृक्षारोपण देखिए, जब भी कोई ऐसे वृक्ष लगाया है, पहले बच्चे लोग थे तो वैसे ही बनाते थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है कोई समझने के लिए। या क्या वृक्षारोपण, वृक्ष जब रोकते हैं तो देखिए वृक्ष रोकने से क्या हो जाएगा, देखिए जब भी गड्ढा है मान लीजिए उधर से पानी का बहाव आ रहा है, वृक्षारोपण रोकने से क्या होता है, उसको जो नीचे का शीर सब जो होता है ना, जिसे बोलते हैं टहनिया, वो नीचे वाला मिट्टी के अंदर में जो रहता है ना टहनिया, इधर उधर उधर भाग रहे, वो क्या करते हैं मिट्टी को पकड़ के रखता है, मिट्टी को जाने नहीं देता है। और यही होता है कि मृदा अपरदन का रोकने का एक और कारण हो सकता है कि वृक्षारोपण, वृक्ष लगाएंगे क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा दूरी पर वृक्ष लगाते चलेंगे हम लोग, तो वहां का जो मिट्टी है देखिएगा आप लोग बहुत कटस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग कोदाल से भी अगर उसको खूनते होंगे तो बहुत ही सीर सार देखने को मिलता होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, पहला कारण कि वृक्षारोपण हो जाएगा। पहला कारण क्या हो जाएगा, तो वृक्षारोपण। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा, तो सीढ़ी नुमा खेती। सीढ़ी नुमा खेती मतलब क्या, सीढ़ी की तरीके से खेती। ऐसे सीढ़ी नुमा खेती कैसे किया जाता है, पहले ऐसे ये बना है, एक सीढ़ी हो गया, एक सीढ़ी हो गया, इसके बाद सीढ़ी नुमा खेती इसको ही कहा जाता है। देखिए सीढ़ी सीढ़ी की तरह, जैसे छत पे चढ़ते सीढ़ी देखे होंगे ना आप लोग, छत पे चढ़ने वाला सीढ़ी, वैसे खेती करने पर आप क्या है सीढ़ी नुमा खेती। चलिए तीसरा क्या है, तीसरा देख लीजिए, बंध बनाना। बंध मतलब कि देखिए पानी का बहाव आ रहा है, अगर जहां से बहाव आ रहा है अगर वहां से हम लोग उसको बंद कर देंगे, जैसे कि एक नदी है और उसके नदी में पानी भर गया और पानी निकल रहा है निकल के कहीं और जा रहा है, कोसी इधर उधर कहीं फैल रहा है, अगर उसको हम वहां पे रोकेंगे, पानी को जहां से आ रहा है वहां, अगर वहां पानी को सीमित करेंगे, ये और भी कहते हैं मृदा अपरदन का एक और ये भी हो जाता है। चलिए चौथा है कि चराई पर नियंत्रण। चराई पर नियंत्रण, जो कि आजकल देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिट्टी चोरी हो जाता है, चोरी ही बोलते हैं, जैसे रातों रात मिट्टी गायब, रातों रात रोड भी गायब हो जाता है। बिहार है भाई, कुछ भी हो सकता है, रोड भी गायब हो जाता है रातों रात। चलिए समझ गए होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों का क्लास। अगर आप लोग अगर और कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भैया हमको इस चीज में डाउट है और इस चीज को हमको वीडियो बना दीजिए, अब हमको बता दीजिए। तो आप लोग को हम जरूर बता देंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी हो सकता है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं है तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट करने से डरिए मत, ऐसा नहीं कमेंट करेंगे कोई देख ले, अरे भाई कमेंट करोगे तभी तो। चलिए 8 मिनट रखिए। भारत के प्रमुख जलवायु, भारत के प्रमुख जलवायु क्षेत्र कौन कौन से है, भारत का जो प्रमुख जलवायु क्षेत्र है वो कौन कौन से है, तो देख सकते हैं आपका स्क्रीन पर दिख रहा है कि उस उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र, गलती तो नहीं लिख रहे हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र, उष्ण हमको कहा जा रहा है, उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र। और तीसरा क्या हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा तीसरा, पर्वतीय। भारत के प्रमुख जलवायु क्षेत्र कौन कौन है, ये तीनों हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए 9 नंबर पे, और 9 नंबर का देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग आके, भारत में खनिज संसाधनों के प्रमुख
क्षेत्र कौन कौन से है? भारत में खनिज संसाधन के प्रमुख क्षेत्र जो है वो कौन कौन से है? चलिए इसके बारे में देखते हैं। भारत का पहला हो जाएगा, चलिए पहला है, चलिए पहला हो जाएगा कि झारखंड लोह, जो कि लोहा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए लो अयस्क कोयला, लो अयस्क कोयला कहाँ है खनिज? तो झारखंड में है पहला। तो लो अयस्क और कोयला, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ है? लो अयस्क और कोयला तो झारखंड में हो जाएगा। झारखंड, यहाँ से सब्जेक्टिव बोल सकती है, भारत में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन के प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आप लोग के लिए इसमें से दे देगा, बताइए मैग्नीशियम कहाँ पर है? तो उड़ीसा। ऐसा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, मतलब जितना भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं आप लोग हाईलाइट क्या, मतलब विविया क्वेश्चन ही समझ सकते हैं, जितना भी विविया रहेगा आप लोग को देख पढ़ने लगे हो सब क्वेश्चन हम ला रहे हैं। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा है कि छत्तीसगढ़ बॉक्साइड लो अयस्क, और कहाँ का है कि बॉक्साइड, छत्तीसगढ़ बॉक्साइड कहाँ हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में है खनिज संसाधन, कहाँ है सबसे ज्यादा? तो और तीसरा क्या हो जाएगा? ओडिशा मैग्नीज कोयला, और क्या हो जाएगा? मैग्नीज और कोयला कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए चौथा क्या है जाए? चौथा हो जाएगा कि राजस्थान, जैसे तांबा और जस्ता सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कि झारखंड में लो अयस्क और कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ में है बॉक्साइड और लो अयस्क सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ओडिशा जो है मैंगनीज और कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और राजस्थान है तो तांबा और जस्ता सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन समझ लिए होंगे, तो आगे बढ़ेंगे। और आप लाइक करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते रहिएगा और दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर आ गए भैया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यह है कि भारत में कृषि का प्रकार लिखिए। भारत में कृषि प्रकार लिखिए, कृषि का प्रकार लिखिए। चलिए पहला क्या हो जाएगा? चलिए पहला है कि जीविका कृषि, दूसरा हो जाएगा कि व्यावसायिक कृषि, तीसरा हो जाएगा कि मिश्रित कृषि, और चौथा हो जाएगा कि बागवानी कृषि, और पांचवा हो जाएगा स्थानांतरण कृषि। तो जीविका कृषि मतलब जीवों के लिए, मतलब समझ सकते हैं कि भारत में कृषि प्रकार लिखिए। भारत में यही जो है 4-5 प्रकार है जो कृषि का प्रकार है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा 10वें नंबर क्वेश्चन, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से खत्म हुआ और यहाँ पे आ गए सिविक्स पर आ गए हम लोग कि राजनीतिक शास्त्र है। चलिए यहाँ पे खत्म हो गया, और कहाँ पर आ गए हम? सिविक्स पर आ गया, जिसको पॉलिटिकल साइंस भी इंग्लिश में कहा जाता है और सिविक्स भी कहा जाता है। सिविक्स बोलो या फिर पॉलिटिकल साइंस बोलो। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। लोकतंत्र की विशेषता बताने के लिए बोल रहा है। कितने नंबर हो जाए? तो 11 नंबर हो जाए। चलिए जनता की भागीदारी क्या हो जाएगी? जनता की भागीदारी पहला हो जाएगा, जनता की भागीदारी। दूसरा क्या हो जाएगा? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। और तीसरा क्या हो जाएगा? कि कानून का शासन। और चौथा क्या हो जाएगा? कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा। लोकतंत्र की विशेषता यही है कि जनता की भागीदारी, जहाँ पे जनता की भागीदारी मिलनी चाहिए, आजकल तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर जाइए वहां पर भी आपको गड्ढा दिखेगा। मेरे घर पे आइएगा तो और ज्यादा गड्ढा दिखेगा। मेरे घर पे कभी मत आना कि गड्ढा इतना है कि आप गाड़ी लेके नहीं आ सकते हैं मेरे घर पे, ऐसा है। मतलब उनकी राजनीति कुछ अलग रहता है, आप लोग तो समझ सकते हैं। कोई अगर आप लोग थोड़ा आगे जाइए तो आपको और समाज के लोग है नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक एक पे एक राजनीतिक लगाएंगे। तो चलिए समझ गए कि लोकतंत्र की विशेषता बताने के लिए आप लोग क्वेश्चन बोल रहा है, तो आप लोग यही है कि जनता की भागीदारी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मतलब हम जिसको चुनते हैं वो हम लोग जब जीतने के बाद वो हम लोग को देखता भी नहीं है। यही है आजकल का राजनीतिक। कानून का शासन, अभिव्यक्ति और स्वतंत्र। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए चलेंगे हम लोग आगे चलेंगे 12। चलिए अरे भाई 12 नंबर पे हम लोग आ गए हैं, और 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखने वाले जी भैया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है? भारत में यह कैसी लागू है?
भारत में यह कैसे लागू है, संघीय शासन व्यवस्था क्या है और भारत में कैसे लागू है। चलिए इसके बारे में बोल रहा है बताने के लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बता। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर उत्तर लिख लीजिएगा आप लोग कि जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्य सरकार में विभाजित हो, जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्य सरकार में विभाजित हो। भारत में संविधान ने विषय सूचियों का माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया है। संघीय शासन यही है। देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, मर जाता है। क्योंकि पूरे जो है आज राजनीतिक ऐसा हो गया है ना, जिसके पास जितना बड़ा पार्टी में आप जाते हैं उतना ज्यादा पैसा आपको देना पड़ता है। आजकल का राजनीति कुछ अलग हो गया है मेरे भाई। चल रहा होगा आपके गाँव में, चलने दो ना, राजनीति क्या है, अपने को क्या है, पढ़ो लिखो, आइए फिर देखते हैं। अच्छे से पढ़ने के बाद हम भी आएंगे, है कि नहीं। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अभी पढ़ने का समय है, उस सब पे ध्यान मत दीजिए मेरे भाई। राजनीतिक बहुत कुछ लगाना पड़ता है, राजनीतिक पावर है, कुछ भी कर सकता है। तो समझ गए होंगे कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है और भारत में यह कैसे लागू है। भारतीय संविधान ने विषय सूचियों का माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया। तो भारत में कैसे लागू है, तो विषय सूची के माध्यम से लागू है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए 13 नंबर मौलिक अधिकार और कर्तव्यों में अंतर बताइए। मौलिक अधिकार और कर्तव्य में अंतर बताइए। मौलिक अधिकार, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है मेरे भाई। चलिए मौलिक अधिकार सबसे हाँ, मौलिक अधिकार नागरिक को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार क्या कहते हैं, नागरिक को स्वतंत्रता और सुरक्षा, इसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। जो कि आजकल तो मौलिक अधिकार लायक कुछ है ही नहीं बचा है कि नहीं। देखते हैं जनता पर हो रहा है अत्याचार, नेता सब देख रहा है आजकल। देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो है, अगर सबसे ज्यादा कहीं हत्या हो रहा होगा तो बिहार है भाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग फ्रॉड चल रहा है। चलिए, और इसका कर्तव्य नागरिक और अपने देशों के प्रति जिम्मेदारी बनाते हैं। क्या हो जाएगा, तो मौलिक अधिकार और कर्तव्य में अंतर बताने के लिए सही में मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा, अंतर बस इतना है। देखिए, अधिकार नागरिक को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करना होता है, और कर्तव्य क्या है, नागरिक को अपने अपने देश के प्रति जिम्मेदारी बनाते हैं। ये इसका कर्तव्य है। मौलिक अधिकार कर्तव्य क्या है, अपने अपने देश के प्रति, अपने जो भी देशवासी अपने देश के प्रति लगाव रखता है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर चलिए अगले क्वेश्चन आ जाइए भैया। हाँ, चलिए 14 नंबर पर हम लोग आगे है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता बताइए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता बताइए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, चलिए अब फास्ट में चलेंगे। अब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता बताइए कि लिखित संविधान है। पहला क्या हो जाएगा, पहला कारण क्या हो जाएगा कि लिखित संविधान। दूसरा क्या हो जाएगा कि लोकतांत्रिक शासन। तीसरा क्या हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष, क्या लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता। और चौथा क्या हो जाएगा कि संघीय प्रणाली। पांचवा हो जाएगा कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य। अब लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में अब पढ़े होंगे मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता यही है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, और संघीय प्रणाली, धर्म निरपेक्षता और लोकतांत्रिक शासन और लिखित संविधान। चलिए आगे बढ़ेंगे हम कि फास्ट में चलेंगे, टाइम भी ज्यादा हो गया है। चलिए 15 नंबर है कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं कि महिलाओं को शिक्षा, समान अवसर, समान अवसर और सम्मान और
निर्णय लेने की स्वतंत्रता देनी ही सशक्तिकरण है। देखो आज अब कल हो रहा है कि समाज में देख सकते हैं महिलाओं को इतना समझता, इतना मतलब अत्याचार कर रहा है कि बोलता है कि नहीं तुमको चार कोठरी में रहना है, मतलब एक पर्दे के पीछे रहो, बाहर उसके कुछ मत देखो, कि उससे बात मत करो, उससे बात मत करो। तो ये महिला के सशक्ति से आप क्या समझते हैं? तो महिलाओं को शिक्षा, समान अवसर, सम्मान और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देनी ही सशक्तिकरण है। आजकल क्या है, शिक्षा जैसे मैट्रिक किया, इंटर किया, बीए में नाम लिखाया और शादी कर दिया। ये उसके जहाँ तक उसका मन है पढ़ने के लिए पढ़ने दीजिए आप लोग। अब अपने वो तो देखिए स्टूडेंटों पे भी निर्भर करते रहता है, कोई कम उम्र में शादी कर लेता है, कोई ज़्यादा में करता है। तो जिसको पढ़ने का मन होता है वो पहले पढ़ता है, कुछ करता है, नौकरी लेता है, कुछ करता है, अपने योग्य बन जाता है, जिसे अपने हस्बैंड पर निर्भर नहीं रहे। उस योग्य बनने के बाद कोई और है जो शादी करता है। समान अवसर दें, जैसे कि आजकल देखते होंगे कि बेटे के लिए छुप छुप के लाता है, बेटी के लिए कुछ नहीं लाता है। तो ये सब गड़बड़ नीति नियम है, क्योंकि सबके लिए समान रहना चाहिए। अगर आपको बेटा है तो आपका बेटे के लिए उतना ही लेना चाहिए, अपने बेटी के लिए उतना ही लेना चाहिए। उसका निर्णय आजकल तो छोड़ दिए। उदाहरण के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना, उदाहरण क्या हो जाएगा महिला सशक्तिकरण का, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव महिला सशक्तिकरण का से आप क्या समझते हैं? ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। चलिए मेरे भाई इकोनॉमिक्स पर हम आ गए हैं। चलिए अर्थशास्त्र जो आगे, अर्थशास्त्र आगे है जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि विकास से आप क्या समझते हैं? विकास, विकास से आप क्या समझते हैं? सब कुछ समझता होगा भाई विकास। चलिए फिर हम ला दिया है, जब किसी देश की जनता और जनता की आय, शिक्षा, स्वस्थ और जीवन स्तर में सुधार होते हैं, उसे ही विकास कहते हैं। अब लोग समझ गए होंगे विकास, तो आप समझती है। आजकल के नेता विकास करता है नहीं करता है ना? वोट चुन चुन के दीजिएगा, इसको सरकार बनाना है, वोट चुन चुन के दीजिए। कि विकास से आपका, जब किसी देश की जनता और जनता की आय, शिक्षा, स्वस्थ और जीवन स्तरों में सुधार होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे विकास कहते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आगे है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद आएंगे। चलिए मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी क्या है? शिक्षित प्रतिशत और स्वस्थ मनुष्य जो देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे, वही मानव पूंजी है। मानव पूंजी क्या है? शिक्षित और प्रशिक्षित और स्वस्थ मनुष्य जो देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे, वही क्या हो जाता है? मानव पूंजी हो जाता है। आप लोग लिख दीजिएगा मानव पूंजी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा। आप लोग अगर नहीं दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए 18 नंबर पर हम लोग आ गए हैं। आप लोग समाप्ति होने वाला है, आप लोग बने रहिए लास्ट तक। आप लोग लास्ट में आप लोग बहुत अच्छा चीज बताने वाले हैं जो कि आप खुशी ने नहीं बताया होगा। चलिए बेरोजगारी के प्रकार और प्रभाव बताइए। बेरोजगारी के पहले प्रकार पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? उसके प्रभाव। चलिए प्रकार पर हम लोग मौसमी, छिपी, खुली तकनीकी। क्या हो जाएगा कि मौसमी, छिपी, खुली तकनीकी, यही है क्या बेरोजगारी का? बेरोजगार देखिए बेरोजगारी आदमी देख सकते हैं बहुत शर्माता होगा, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे तो लोग हंसेंगे, यही सबसे लोग बेरोजगार रहता है। चलिए इसका प्रभाव पढ़ते पहले। प्रभाव क्या हो जाएगा? गरीबी, अपराध, सामाजिक असंतुलन। देखिए प्रभाव जो होता है ना, वो गरीब पर बेरोजगारी का प्रभाव बहुत असर पड़ता है। जब गरीब लोग रहता है ना, गरीब वर्ग में आते हैं जितने भी मेरे भाई बहन, तो उन लोगों को देखिएगा, अगर कोई अच्छा अगर ऑफलाइन ट्यूशन होगा तो वहाँ पर देखिएगा गौर करके। हम लोग के भी साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ ही होता होगा, हम लोग के साथ भी आएगा। हम लोग फी नहीं देते थे तो हम लोग को अंदर नहीं जाने देता था, बाहर में रोक लेता था कि नहीं पहले फी दो उसके बाद अंदर जाने देंगे। यही सब वजह है कि देखो
बेरोजगारी जो अपराध करते रहता है, लास्ट में जाके शादी के बाद वो सुधरता है। तो अब क्या करेगा, अब अपने जीवन है पढ़ाई करेगा कि नहीं, और क्या करता है, अरे देखते हुए रंगदारी वाला फोटो सब स्टेटस सब लगाएगा। आजकल के स्टूडेंट सब पढ़ने जाता है और क्या है, रंगदारी वाला स्टेटस सब लगाते रहता है। यही सब है बेरोजगारी का प्रकार सब। आप क्या, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। अरे 19 नंबर, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या होता है। हाँ चलिए 19 नंबर क्वेश्चन यह है कि ग्रामीण विकास के लिए सरकारी उपाय लिखिए। ग्रामीण विकास के लिए क्या है, सरकारी उपाय कैसे लिखते हैं। पहला नंबर क्या है कि मनरेगा योजना, सरकारी विकास है ग्रामीण के लिए, क्या हो जाएगा पहला कि मनरेगा योजना। दूसरा क्या हो जाएगा कि ग्रामीण बैंक। दूसरा क्या हो जाएगा ग्रामीण। तीसरा क्या हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। और चौथा क्या हो जाएगा ग्रामीण सड़क योजना। ये सब क्या है ग्रामीण विकास है, जो कि सरकारी को ये सब करना चाहिए। मेरे घर पे फिलहाल नहीं है, चलिए लिख देंगे आप लोग। तो बताइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए 20 नंबर पर हम लोग आएंगे, शायद लगता है इसका नीचे है। चलिए क्या है कि 20 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास क्या है। सतत विकास कैसे, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरत है, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें पूरी करे, परंतु भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को नुकसान न पहुंचाए, उसे क्या कहते हैं सतत विकास कहते हैं। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी को फायदा हो और जो आने वाले पीढ़ी है उसको भी नुकसान ना हो, उसको ही क्या कहेंगे हम लोग, तो सतत विकास कहेंगे। तो आज के अरे भगवान अगर आज के सेशन में हम लोग 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा यह सेशन तो आप लोग कमेंट करिए, और इसके बाद किस सेशन, चलिए कमेंट करके बताइए कि आज का जो फर्स्ट क्लास था आप लोगों को कैसा लगा, फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे सोशल साइंस में, आप लोग के लिए कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ भैया आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं वो जरूर बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग को ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिए, आप लोग प्यारा से कमेंट कीजिए, तो हम लोग आपके लिए ऐसे ऐसे सोशल साइंस को लाए हैं। आज उसके बाद क्या लाएंगे, इसके बाद सीधा साइंस को लाएंगे, उसके बाद हो जाएगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मैथिली उथली जितना भी है सारे सब्जेक्ट के लिए हम लोग ला रहे हैं। जिसमें कि आप कल का वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे और कैसे इन्हें होगा। तो पूरा आप क्योंकि दिन रात एक करके मेहनत कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि समय आप लोग के बहुत सीमित है। क्योंकि समय, अगर आप समय को जितना चाहोगे समय आपको उतना समय चाहेगा। ये समय आप लोग के लिए बहुत अभी सीमित है ना। आप लोग उसको दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो कल का जो सेशन होगा तो आप लोगों के लिए, अभी सोशल साइंस है तो कल साइंस के लिए हो सकता है, या फिर हिंदी के लिए, या फिर मैथ। देखते हैं कल क्या होता है, साइंस ही लाएंगे या फिर देखते हैं कल मैथ होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगर हाँ एक बात हो रहा है, जो कि टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल जो भी मेरे भाई बहन नहीं जुड़े हैं, तो इस वीडियो को जो देख रहे हैं आप, इस वीडियो के नीचे में आप डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे सबसे नीचे में आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा, दीपू स्टडी के नाम से मिलेगा। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक किस नाम से मिलेगा, तो वहां पे लिखेगा दीपू स्टडी के नाम से आप लोगों को मिलेगा। क्या मिलेगा, दीपू STU। अरे यार चलिए आप लोग कमेंट में देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, दीपू। अरे यार मार्कर ही नहीं चल रहा है, पागल हो जाता है मार्कर भी। हाँ से चलिए, तो दीपू स्टडी के नाम से सॉरी दीपू स्टडी के माध्यम, अरे यार पता नहीं आजकल क्या क्या बोलवा रहा है ना, मुझे पता ही नहीं चलता है। आजकल हम पगला गए हैं लगता है ना। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा, अपने अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका जो अगला सेशन होने वाला है आप लोग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। नहीं आप क्लास मिस मत कीजिए। अगर हाँ एक बात और, आप लोग बताइए कि लाइव क्लास किया जाए क्या, लाइव क्लास किया जाए क्या,
आप लोग कमेंट करके बताइए तो लाइव क्लास हो आ जाए या फिर नहीं कि भैया रिकॉर्डिंग करके डालिए, किसी भी समय में देख लेते हैं। जैसे लाइव क्लास भी होता है, जो कल लाइव में नहीं जुड़ पाएगा वो रिकॉर्ड होता है, आप लोगों को मिल जाएगा तो रिकॉर्ड देख सकते हैं, क्या दिक्कत है। बताइए, अगर कमेंट करके बताइए कि आप लोग को लाइव क्लास भी चाहिए तो हाँ आप लोग कमेंट कीजिए यस यस मेरे भैया आप लाइव क्लास दीजिए, हम लाइव क्लास भी करेंगे। हाँ तो लाइव क्लास का टाइमिंग भी आप लोग लिख लीजिए। वैसे हम मेरा टाइमिंग रहेगा 7 बजे शाम को, 7 बजे आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो अगर हो सकता है तो दिन का एक निकालते हैं, दिन में आप लोग कब देना चाहते हैं, 12 से 2 के बीच में अगर आप लोगों को समय मिलता है कमेंट करके बताइए कि उस समय में आप लोग के लिए लाएंगे, ठीक ना। तो मच्छर से इतना नीचे उच्चे बोल रहे हैं ना, सब बोर्ड पे लिखा है आपका। चलिए आज का सेशन को हम समाप्त करेंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि भाई समय बहुत कम है। अगर जितना आप समय दोगे आप लोग की उतना ज्यादा यूजफुल है, इसलिए आप समय को सीमित रखते हुए ध्यान में रखते हुए आप अपना पढ़ने का कोशिश कीजिए। आपको लोग का रिजल्ट अच्छा आएगा। हम भगवान से दुआ करते हैं आप लोग सेशन के माध्यम से अच्छा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन रिवीजन जितना भी रहेगा हम आप लोगों के लिए करवाएंगे, ठीक ना। आप लोग अपने भाई में शेयर जरूर कीजिए, अपने बहन सबको बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए, मेरे भाई छोटे भाई बहन जितने भी मेरे भाई बहन सबको बुला लीजिए, क्योंकि आप लोग बोलेंगे तो लाइव सेशन भी कराएंगे, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक तो अब खत्म ही हो गया। चलिए अब नए क्वेश्चन के साथ वीडियो क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आप लोगों को फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम।